जय हिंद दोस्तों, आज डिस्कस करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जीके और साइंस की स्पेशल सीरीज रहने वाली है। इसमें आज हम टोटल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आपका टारगेट होगा 24 मिनिमम मार्क्स लेके आना। देखिए, हम कोशिश करेंगे वीकली एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी देखें। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या सीवी रमन। बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके भी ज़्यादा समय ले सकते हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो हम आपको इसका आंसर बताने वाले हैं। देखिए, इसका जो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर होगा। देखिए, बी इसका आंसर होगा। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य में पुरस्कार मिला था, मतलब कि लिटरेचर के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला था, और ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाले, प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भी थे। उन्होंने देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की भी रचना की है। इन्हें बंगाल के कवि और गुरुदेव के रूप में भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following cities going to host the समर ओलंपिक ऑफ 2024? निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने जा रहा है? पेरिस, बीजिंग, दक्षिण कोरिया या सिडनी। बताइए क्या इसका आंसर होगा। देखिए, इसका जो आंसर होगा पेरिस होगा। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। देखिए, जो ये समर ओलंपिक है 2024 के, ये होने वाले हैं 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक चलेगा। ये कब? 2024 में। और कहाँ पे हो रहे हैं? पेरिस, फ्रांस में हो रहा है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड। देखिए, इसे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, देखिए नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के रूप में भी जाना जाता है। ये है कानपुर। कहाँ पे? यूपी में। कानपुर में कहाँ पे है? कल्याणपुर में है, यूपी में पड़ता है। और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1936 में हुआ था, 1936 में हुआ था। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बताइए कहाँ पे है। देखिए, फोर्थ का आंसर होगा, वो होगा, इसका है नीदरलैंड में है। हेग नीदरलैंड में है। कब हुआ था इस्टेब्लिश्ड? जून 1945 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। थोड़ा सा इसके बारे में और भी अदर जो भी ये हेडक्वार्टर है इंटरनेशनली, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से भी बन सकता है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। देखिए, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है। देखिए, इसकी भी इस्टेब्लिश जुलाई 1944 को हुई थी। और बात करते हैं, नेक्स्ट है यूनेस्को। देखिए, यूनेस्को की बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? पेरिस। इसकी एब्रीवेशन या फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, वो होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हेडक्वार्टर बता दिए, पेरिस फ्रांस में है। एस्टैब्लिश्ड हुआ था यूनेस्को, वो है 16 नवंबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिसेफ। देखिए, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो अब बोलते हैं, इसे ऑफिशियली इसका नाम हो गया अब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड हो चुका है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में है। एस्टैब्लिश्ड हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। देखिए, इनके बारे में अभी बता रहा नहीं हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में फुल चर्चा करेंगे। इनके काम क्या है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फॉर्मेशन हुई थी, फाउंडेड हुआ था, एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट देखते हैं। इसको पहले GATT के नाम से जानते थे, अब WTO है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा में है।
7 अप्रैल 1948 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वार इन 1965? 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी? देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा लाल बहादुर शास्त्री। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका जो कार्यकाल था 1964 से लेकर 1965 तक ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। इनके द्वारा एक स्लोगन है, जो नारा है दिया गया था, वो है जय जवान जय किसान। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसके द्वारा दिया गया था? वो था महात्मा गांधी जी के द्वारा। जो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था वो था जय जवान जय किसान। इन्होंने ताशकंद समझौता भी किया था 1966 में, 10 जनवरी 1966 को। जो पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति थे मोहम्मद अयूब खान के साथ ताशकंद समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, एक शांति समझौता था। 1965 के वार के बाद ये समझौता हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक किसने लिखी है? M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या अमिताभ घोष? देखिए इसका जो आंसर होगा M.K. गांधी, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। देखिए इसमें क्या था, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इन्होंने अपनी जो भी बचपन की, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, अपने जीवन के बारे में लिखा हुआ है इसमें। इन्होंने अपने बचपन की लाइफ के लेके जो 1921 तक उनकी जो लाइफ बीती थी उसके बारे में इसमें लिखा गया है। इसका होगा M.K. गांधी। देखिए थोड़ी सी मैं जवाहरलाल नेहरू जी की भी कुछ पुस्तक के बारे में बात कर देता हूँ, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द स्ट्रगल फॉर सिविल लाइबर्टीज, लेटर फॉर ए नेशन, ये सभी जवाहरलाल नेहरू जी की बुक्स हैं। बट हम बात कर रहे हैं M.K. गांधी जी की, तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेमोरी इन द कंप्यूटर? देखिए CPU तो एक प्रोसेसर है, इसकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, या CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो आंसर होगा रोम होगा, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, रोम इसका आंसर होगा। देखिए वेयर इज द लार्जेस्ट म्यूजियम लोकेटेड इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या बेंगलुरु में? देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा कोलकाता, जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1814 में, और इसे इंपीरिकल संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, और कोलकाता में भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है। तो इसका सी आंसर होगा। देखिए गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? दलहन, जूट, बागवानी और शहद, ये इनमें से कोई भी नहीं। सोचिए इसका क्या आंसर होगा। गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो वो होगा बागवानी और शहद, इसका आंसर होगा। क्या होगा? जो स्वर्ण क्रांति है बागवानी और शहद से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, ठीक है, 2003 तक चली थी ये। निरपक्ष तूतज, ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ। जो निरपक्ष तूतज थे उन्हें स्वर्ण क्रांति के जनक जाना जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति डेयरी या दूध उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति की बात करें वो मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति की क्या बात करें तो किससे संबंधित है? मछली उत्पादन, पीली क्रांति की बात करें जो तेल बीज होते हैं उसके उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति की बात करें तो भूरी क्रांति संबंधित है चमड़ा उत्पादन से,
ठीक है। भूरी क्रांति किससे? चमड़ा और कोको उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी जो क्रांति होती है वो है प्याज और झींगा उत्पादन। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से। फिर आता है आपका गोल क्रांति, वो आलू उत्पादन से है। एक रजत फाइबर क्रांति है, वो कपास उत्पादन से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम से बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इससे बाहर भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो क्रांति से क्वेश्चन आएगा ये सभी पढ़ने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सिकरी वाज फाउंडेड एज द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्परर बाय बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर। बताइए इसका क्या होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा की थी, तो मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा। तो इसका जो आंसर होगा डी, अकबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट तीर्थकर ऑफ द जैन्स। जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ऋषभदेव। तो इसका जो आंसर होगा ऋषभदेव होगा। ये जो थे जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे। अब बात करते हैं पार्श्वनाथ जी जो थे वो थे 23rd तीर्थकर थे। अजीतनाथ वो सेकंड तीर्थकर थे और फर्स्ट कौन थे? ऋषभदेव। तो इसका जो आंसर होगा एक्चुअली में वो होगा सी। इन विच सिटी इज इंडियन रेलवे रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड। भारतीय रेलवे में रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? देखिए पंजाब कपूरथला में स्थित है। देखिए इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे जाएंगे तो और भी बहुत सारी फैक्ट्री हैं जहाँ पे अलग अलग पार्ट बनते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा। वैसे आपको इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे 5-6 और है भारत में, तो उसके बारे में आपको पूरी वहाँ पे हिस्ट्री मिल जाएगी। बट अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका कपूरथला, बी इसका आंसर होगा। देखिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? द टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ हाउ मैनी ईयर्स। देखिए जो टेन्योर होता है वाइस प्रेसिडेंट का वो 5 ईयर का होता है। देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत के का एक प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, किसमें बताया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, वो है अनुच्छेद 63 में। बट अनुच्छेद 67 है उसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। वो किसमें बताया गया है? आर्टिकल 67 में, अनुच्छेद 67 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए इसका जो आंसर होगा जीवी मावलंकर होगा। देखिए जीवी मावलंकर जी मतलब कि गणेश वासुदेव मावलंकर, ये 1952 में लोकसभा के पहले स्पीकर बने थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है वो किसके कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? बताइए। मानव संस्थान विकास मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है वो आता है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। इसका बी आंसर होगा। देखिए इसका जो काम होता है प्रोवाइड करना फिल्म सर्टिफिकेट, और ये मैंने बता दी किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर वर्क करता है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 15 जनवरी 1951 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये अंडर कौन से अधिनियम के अंदर आता है? सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के अंदर ये वर्क करता है। ठीक है, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 के अंडर ये वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज वाज डिस्कवर्ड बाय। बताइए क्या होगा इसका आंसर? फ्लोटिंग बॉडीज के नियमों की खोज डैश के द्वारा की गई थी? न्यूटन, आर्किमिडीज या एली वाटरमैन या हेनरी हर्ट्ज। बताइए। इसका होगा
आर्कमिडीज, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो चाय का वानस्पतिक नाम डैश है, बताइए क्या इसका आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा कैमेलिया श्रिएंसिस, सी इसका आंसर होगा। देख लीजिए मराठा लाइट इन्फेंट्री में आया हुआ है, पढ़ सकते हैं, 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए वेल्केनाइज्ड रबड़ का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर होगा वो होगा चार्ल्स गुटियर, ए इसका आंसर होगा। कब 1844 में इसका आविष्कार इन्होंने शुरू कर दिया था, पेटेंट भी करवाया था फिर बाद में, तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। बंदूक से निकली गोली में डैश होती है, बुलेट फायर्ड फ्रॉम द राइफल हैज़ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनमें से कोई नहीं। जो इसका आंसर होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ये इसका आंसर होगा। अमंग द फ्लोइंग मटेरियल साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन डैश, निम्नलिखित पदार्थों में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, स्टील, वाटर, एयर या वैक्यूम, इस्पात, जल, वायु या निर्वात। ये इसका आंसर होगा स्टील। डायलिसिस का उपयोग डैश के उपचार के लिए किया जाता है, दिल की कमजोरी, किडनी खराब, मस्तिष्क रोग या इनमें से कोई नहीं। तो किडनी खराब, किडनी फेलियर के लिए किया जाता है डायलिसिस का यूज। अ टेम्परेचर ऑफ 295 केल्विन इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली, बताइए क्या होगा। 295 केल्विन का तापमान लगभग डैश के बराबर होता है। बताइए क्या आंसर होगा। बी होगा 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन्वर्टर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट, इन्वर्टर एक उपकरण है जो डैश को परिवर्तित करता है, डीसी इंटू एसी, एसी इंटू डीसी, डीसी इंटू डीसी या एसी इंटू डीसी। इसका आंसर होगा एसी इंटू डीसी, तो ए इसका आंसर होगा। द कॉमन नेम फॉर पोटेशियम कार्बोनेट इज, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम डैश है, सिरका, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या पर्ल एश। बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका होगा पर्ल एश। देखिए पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य रूप क्या है, मैंने बता दिया। पर्ल एश जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है K2CO3। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। वैसे तो इसका डी आंसर होगा, तो विनेगर का क्या होगा। देखिए विनेगर का जो केमिकल नेम होता है वो होता है एसिडिक एसिड। क्या होता है केमिकल नेम, एसिटिक एसिड। अब बात कर लेते हैं इसका केमिकल जो फॉर्मूला है वो क्या होता है विनेगर का, वो होता है CH3CO2H। अब बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। जो बेकिंग सोडा है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं NaHCO3। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, जिसका फुल फॉर्म जिसका केमिकल फॉर्म होता है CaClO2। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो आंसर होगा वैसे डी होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वातावरण में वृद्धि के कारण होता है। बताइए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड। बी इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए डेक्टिलोग्राफी डैश का अध्ययन है। बताइए उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स, हैंड राइटिंग, हस्तलेखन, फोरेंसिक या कार्बन डेटिंग का। बताइए क्या होगा इसका आंसर। फिंगर प्रिंटिंग इसका आंसर होगा।
लेंस इज मेड अप ऑफ, लेंस डैश का बना होता है, फ्लिंट कांच, साधारण कांच, पायरस कांच या कोबाल्ट कांच। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ए इसका आंसर होगा फ्लिंट ग्लास। ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड, पत्तियों में उपस्थित हरे रंग का वर्णक कहलाता है। जाइलम, क्लोरोफिल, कैरोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, सोच लीजिए या वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं, बी इसका आंसर होगा। द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कार्बन का सबसे कठोरतम रूप है वो है डायमंड। डी इसका आंसर होगा। बताइए क्या होगा। खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण डैश होता है। खारे पानी की बात हो रही है, वो है बी इसका आंसर होगा सेलिनोमीटर। ठीक है, देखिए पीएच मीटर क्या होता है। पीएच मीटर क्या होता है, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेज़र किसके लिए करने के लिए होता है, हाइड्रोजन आयन इन वाटर बेस्ड सोल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए फेदोमीटर का जो यूज़ होता है, फेदोमीटर का यूज़ होता है डेप्थ ऑफ द ओशन मेजर्ड बाय इट, जो समुद्र की गहराई है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का यूज़ किसके लिए किया जाता है बताइए, इंपॉर्टेंट है ये तो, बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ लो मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड, इलेक्ट्रिकल करंट को मापने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। बट इसका जो आंसर होगा बी इसका आंसर होगा। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।